कई बार कहा है कि जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए स्कूल कॉलेज की, मेरी बात मान के 6 महीने या 1 साल यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लेना, एक कायदे के सिटीजन बन जाओगे, कायदे के नागरिक बन जाओगे, फिर जो करना हो जिंदगी में करते रहना। आंखों में आंसू, बधाई के फोन कॉल्स, चेहरे पर मुस्कान और मिठाई के डब्बे। यूपीएससी के रिजल्ट की खुशियां मनाई जा रही हैं। सालों की मेहनत सफल हो गई। हमारे यहाँ यूपीएससी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं मानी जाती है। गांव और छोटे शहरों में रहने वाले कई माता पिता अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। हालांकि इस एग्ज़ाम के जरिए और भी कई सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होता है। तो आज के एपिसोड में बात होगी यूपीएससी की। हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, साथ ही आपको बताएंगे यूपीएससी में सिलेक्शन के कई और पहलू जिनकी बात रिजल्ट की खुशखबरियों में कहीं छिप जाती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले आपको बताते हैं यूपीएससी के जरिए किन किन सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को आप एक क्रिकेट सीरीज की तरह देख सकते हैं, जिसमें 2 2020 मैचेस हैं, फिर 5 दिन का एक टेस्ट मैच और आखिर में एक वनडे मैच। अमूमन हर साल फरवरी में फॉर्म निकलते हैं। शुरुआत होती है एक दिन में होने वाले 2 2020 मैचेस से। प्रीलिम्स एग्जाम ये अक्सर मई या जून में होते हैं। खास बात यह है कि दोनों मैचेस की पिच में भी फ़र्क होता है। कैसे? प्रीलिम्स के 2 एग्ज़ाम होते हैं, दोनों एग्ज़ाम 2-2 घंटे के। पहला जनरल स्टडीज़, दूसरा सीसेट। जनरल स्टडीज़ की पिच एकदम पढ़ाई लिखाई वाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस और टेक्नोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर, करंट अफेयर्स। इसके सिलेबस को एक लाइन में बोलें तो एवरीथिंग अंडर द सन, माने दुनिया में होने वाला लगभग सब कुछ इसका हिस्सा है। जबकि सीसेट में अंग्रेजी, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग होती है। जनरल स्टडीज़ और सीसेट दोनों एग्जाम एक ही दिन में दिए जाते हैं। सीसेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, माने अगर सीसेट में 33% से कम नंबर आए तो आप पहली स्टेज में ही बाहर। जनरल स्टडीज़ की कट ऑफ पहले से तय नहीं होती, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही उसकी कट ऑफ तय होती है, जो बताई नहीं जाती। अब प्रीलिम्स के इम्तिहान के बाद आती है रिजल्ट की बारी। रिजल्ट अक्सर 1 महीने के अंदर आ जाता है। प्रीलिम्स में पास हुए तो आप अगले राउंड में जाएंगे, यानी मेंस एग्जाम में। ये होता है 5 दिन का टेस्ट मैच। एक बात यहाँ भी नोट कीजिए कि प्रीलिम्स में आपके कितने नंबर आए उनका फाइनल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होता, यानी ये प्रीलिम्स के नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते। अब मेंस के बारे में आपको बताते हैं। मेंस एग्जाम यहाँ होती है असली परीक्षा। क्यों? क्योंकि इस परीक्षा के नंबर फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। परीक्षा उसी साल सितंबर में होती है। मेंस में 5 दिन में 9 पेपर होते हैं। हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक पेपर इंग्लिश का होता है और दूसरा होता है किसी इंडियन लैंग्वेज का। इसका चयन स्टूडेंट खुद से करता है। इन दोनों पेपर्स के नंबर फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ते। हालांकि इसमें पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं। अब बचे 7 पेपर। इन्हें स्कोरिंग पेपर कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से तय होता है आखिरी लिस्ट में आपके कितने नंबर होंगे। अब चलिए बात करते हैं 7 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की। 7 में से 5 तय या कंपलसरी होते हैं। ऐसे इसमें 2 अलग अलग टॉपिक्स पर निबंध लिखना होता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, इसमें आती है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी। जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इसमें आते हैं संविधान, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस। जनरल स्टडीज़ पेपर 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडीज़ पेपर 4, एथिक्स, एप्टीट्यूड। अब बचे 2 पेपर, इन्हें ऑप्शनल पेपर कहा जाता है। इनके लिए 48 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है। एक बात यहाँ पर भी नोट कीजिए, सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। इस 5 दिन के टेस्ट मैच के बाद सफल कैंडिडेट्स को मौका मिलता है इंटरव्यू देने का। मेंस देने के 1 से 1.5 महीने के अंदर मेंस का रिजल्ट आ जाता है, जिसके बाद पास हुए स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। इंटरव्यू अक्सर नेक्स्ट ईयर के जनवरी से मार्च तक चलते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि यूपीएससी अगले प्रीलिम से पहले ही पिछले साल के फाइनल रिजल्ट निकाल देती है। इस रिजल्ट में सिर्फ ये तय नहीं होता कि आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, लिस्ट में आपकी रैंक से भी तय होता है कि किस डिपार्टमेंट के आप अधिकारी बनेंगे। अक्सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लोग सिर्फ आईएएस का एग्जाम समझ लेते हैं, लेकिन इसके जरिए अलग अलग सर्विसेज के अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है। इनमें 2 ग्रेड की सर्विसेज होती हैं। ग्रुप ए, ये ब्यूरोक्रेसी के सबसे पावरफुल अधिकारी होते हैं। ग्रुप बी, ये ग्रुप ए से जूनियर अधिकारी होते हैं। ग्रुप ए में भी 2 तरह की सर्विसेज आती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं 3 सर्विसेज। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे जिलाधिकारी। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, जैसे
आपके शहर के एसपी, IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपीएससी में चयन के बाद सफल कैंडिडेट्स केंद्र सरकार द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, पर केंद्र सरकार इन्हें ज़रूरत के हिसाब से या तो अपनी किसी विभाग में रखती है या फिर राज्य सरकारों को असाइन कर देती है। केंद्र सरकार के विभाग की सर्विसेज को सेंट्रल सर्विसेज कहते हैं। कई अधिकारी दिल्ली में पोस्टेड रहते हैं। कुछ सेंट्रल सर्विसेज में काम करने वाले अधिकारियों को किसी भी शहर में भेजा जा सकता है, लेकिन तब भी विभाग केंद्र सरकार का ही रहता है। एक उदाहरण से इसे समझिए, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस सर्विस के जरिए इनडायरेक्ट टैक्स के विभागों में अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जैसे कस्टम, एक्साइज, GST। ऐसा हो सकता है कि ये अधिकारी मुंबई में पोस्टेड हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार के विभाग में काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का ही होगा। इसमें 13 सर्विसेज होती हैं। कुछ प्रमुख हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स के कई अधिकारियों को इसी के जरिए चुना जाता है। इंडियन फॉरेन सर्विस के बड़े अधिकारी से एग्जाम के जरिए चुने जाते हैं। हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर भी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे। अब बात कर लेते हैं ग्रुप B सर्विसेज की। इसमें 5 सर्विसेज हैं। डैनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस। इसके जरिए कई यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है, जैसे लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली। दानिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस की तरह ही इसके जरिए भी कई यूनियन टेरिटरीज में अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है। इस पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है, जैसे लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली। PCS पुडुचेरी सिविल सर्विस, PPS पुडुचेरी पुलिस सर्विस, AFHCH आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। यूपीएससी में सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे मिथक चलते हैं, लेकिन अब दृष्टि IAS के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति से जानिए कि यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो कितना है। मोटे तौर पर 11-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख उनमें से प्रीलिम्स देते हैं। हाँ। ये 5 लाख लोगों का एग्जाम है। 5 लाख में से मेरा अनुमान है कि 1-1.5 लाख से ऊपर सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। उन 1 लाख में से 1000 का सिलेक्शन हर साल होता है, यानी हर 100 में से 1 का होता है। क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया कि कौन सी पढ़ाई करने वाले लोग यूपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पाते हैं? 2023 दिसंबर में यही सवाल सरकार से भी पूछा गया। सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया कि 2017 से 2021 तक यूपीएससी मेंस क्लियर करने वाले कुल स्टूडेंट्स में 63% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2017 से 2021 तक 4371 कैंडिडेट्स ने मेंस क्लियर किया। इनमें से 2783 कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और 1033 कैंडिडेट्स ह्यूमैनिटीज़ के थे, बाकी मेडिकल साइंस और साइंस स्ट्रीम के थे। लेकिन हम आपको बता देते हैं, इस बात से ह्यूमैनिटीज़ या किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश सिंह। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।